बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको एक बार फिर प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी जो कि सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है इसमें बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब मंगल से जुमेरात 3 दिन हम लोग 4 बजे सच न्यूज़ पे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेहत की बात की जाती है, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में बात की जाती है। अहम कॉमन पाकिस्तान में जो बीमारियाँ हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं, उनके बचाव के सिलसिले में बात की जाती है। अथेंटिक प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उनको प्रोग्राम में, डॉक्टर्स को प्रोग्राम में दावत दी जाती है कि ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके बीमारियों को लेके, बीमारियों की ट्रीटमेंट को लेके, उनकी मैनेजमेंट को लेके। जो हमारे माशरे में गलत फहमियाँ, मिथ्स और बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं उनको दूर किया जा सके। लोगों को हम लोग मिल के हम सब एजुकेट कर सकें, अपने आप को भी एजुकेट करें, लोगों को भी एजुकेट करें कि कैसे बीमारियों से बचना है, कैसे बीमारियों की अलामतों को कैसे पहचानना है, कैसे फर्स्ट स्टेज पे चीज़ों को पकड़ना है ताकि उसका इलाज आसानी से हो सके, सफरिंग कम हो, पैसा उस पर कम खर्च हो। तमाम हमारे मकसद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के और इसी को आज भी हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं जनाब ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई, दांतों की सफाई, मसूड़ों की सफाई, पूरी हमारा जो मुंह है, अंदर का जो ओरल कैविटी है उसकी सफाई, उसको कैसे ठीक रखना है। दांत ख़राब हो गए हैं, मसूड़े ख़राब हो गए हैं, उनका कैसे इलाज करना है, तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर हस्साम अंजुम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब डेंटल सर्जन हैं और प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और डॉक्टर साहब शिफा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है कि हम इस मौजू पर बात कर सकें कि कैसे जनाब हम अपने दांतों को सही रख सकते हैं, क्योंकि बहुत अहमियत के हामिल हैं। हमारे अगर दांत सही नहीं होंगे, हम सही खाना नहीं खा सकते, स्मेल आना, पीले हो जाना, ये तमाम चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें 0512321200, 0512321203। दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम करता हूँ डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब पहले तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब बता दीजिएगा कि जो आपकी फील्ड है, ये बड़ा मुश्किल वर्ड है और हमेशा मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसको बोलने में। प्रोस्टोडोंटिस्ट डॉक्टर साहब क्या है ये, आप लोग किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? हम लोग जो है डेंटिस्ट्री में इतना कॉमनली लोगों को भी नोन नहीं है, लेकिन डेंटिस्ट्री में भी स्पेशलिटीज़ हैं। लोग अभी तक डेंटिस्ट के पास ऑल प्रॉब्लम्स के साथ जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन अब डेंटिस्ट्री में भी स्पेशलिटीज़ आ गई और हर स्पेशलिटी अपनी एक सिलेक्टिव फील्ड से डील करती है ताकि वो उस फील्ड में उस प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, बेहतरीन तरीके से इलाज कर सके। तो मेरी फील्ड जो है वो प्रोस्टोडोंटिस्ट है, डील्स विद आर्टिफिशियल टीथ। अच्छा, मेनली कॉमन वर्डिंग बात करें कि जो लोग कैप्स लगवाते हैं दांतों पे, जो क्राउन्स हैं, आर्टिफिशियल टीथ के फिक्स्ड या रिमूवेबल डेंचर्स बनवा के, अच्छा, या इवन जो पेशेंट कैंसर के, ट्रॉमा के हैं, जिनके जॉ के कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं, ठीक है, तो उनकी भी हम रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये फील्ड जो है ये रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ और जो दांतों के साथ वाले मसूड़े हैं, हड्डी है, उसकी रिप्लेसमेंट से डील करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें अगर कोई बड़ा पार्ट भी अगर ख़राब हो गया कैंसर की वजह से तो वो भी आप लोग डिज़ाइन करेंगे? वो भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं, जितना सर्जरी वाले करेक्ट कर सकते हैं, बाकी जो रिमेनिंग डेफिशिएंसी रह जाती है वो सारी हम करते हैं। इवन ईयर, नोज, एक्स्ट्रा ओरल जो प्रोसेसेस हैं, ईयर है, नोज, लिप्स, सब कुछ रिक्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जो ओरल कैविटी के आसपास के जो रीजन्स हैं वो सारे भी कर लेते हैं। ज़बरदस्त, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, तो बड़ी अच्छी बात है ताकि हमारे लोगों को पता हो कि भाई अगर हमने इस तरह का ट्रीटमेंट करवाना है तो हमने किस डॉक्टर के पास जाना है। अब माशाल्लाह ये है कि बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े शहरों में सुपर स्पेशलिटीज़ और सब स्पेशलिटीज़ मौजूद होती हैं, तो बेहतर ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब शुरू करते हैं हम अपनी बात ओरल हाइजीन के सिलसिले में, जो कि बड़ा अहम मौजू है और निगलेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है जब तक कि हमें पेन शुरू ना हो जाए दांत में। उसके बाद डॉक्टर साहब मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। जब पेन दांत में शुरू होता है तो हम लोग पेन किलर लेते हैं, कुछ लोग एंटीबायोटिक्स भी शुरू कर देते हैं, डेंटिस्ट के पास जाने की कोशिश होती है कि डेंटिस्ट के पास ना जाया जाए। तो ये क्या प्रैक्टिस ठीक है लोगों की कि जी पेन किलर खाई जाएँ और एंटीबायोटिक खाई जाएँ? ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊं कि दांत में जो पेन होती है वो किसी डिजीज़ की वजह से होती है, या दांतों में कैविटी है या गम्स का डिजीज़ है। अच्छा। वो आप जितनी मर्जी मेडिसिन ले लें, वक्ती तौर पे तो पेन से आपको मिल जाएगा, लेकिन जो दांत में कैविटी बनी है वो अपनी जगह पे ख़त्म नहीं होगी। वो कैविटी उधर की उधर रहेगी और उसमें खाना फंसता रहेगा और वो फर्दर प्रोग्रेस करती जाएगी। अच्छा। तो ये दवाइयाँ लेना, एंटीबायोटिक लेना, ये वक्ती आराम है। एक्चुअल ट्रीटमेंट आपने डेंटिस्ट के पास जाना है और जो कॉज ऑफ ट्रीटमेंट है उसको लाजमी आपने करवाना है ट्रीट, वरना ये प्रॉब्लम आपकी बार बार होती रहेगी और हर दफ़ा पिछली से ज़्यादा होगी। अच्छा। और एक टाइम आएगा कि फिर आपको दांत निकलवाना पड़ जाएगा।
क्योंकि अब वो दांत इस कंडीशन तक पहुंच चुका होता है, वो कैविटी बढ़ बढ़ के वो उसमें फिलिंग होके या कोई और प्रोसीजर होके सेव नहीं हो सकता। ठीक है, सही। और इसी तरह गम डिजीज इतना बढ़ गया होता है कि हड्डी अंदर से वीक हो जाती है, दांत हिलने लग जाते हैं। अच्छा, और उसको भी फिर वापस ठीक नहीं किया जा सकता, हमें मजबूरन दांत निकालना पड़ जाता है। सही, ठीक। तो इसलिए ये प्रैक्टिस ठीक नहीं। दूसरा, लोगों को आइडिया भी नहीं होता, वो अपनी तरफ से कोई भी मेडिकल स्टोर वालों से पूछ के एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, और उसका क्या इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कितनी डोज लेनी है, कुछ नहीं पता होता। तो वो फायदे के बजाय रेदर लॉन्ग टर्म में नुकसान कर रही होती है पेशेंट। तो इससे बेहतर है आपको पेन होती है फौरन डेंटिस्ट के पास जाएं, अगर सेम डे नहीं एटलीस्ट कॉल करके जो मेडिसिन जो कि डिजायर्ड डोजेज में वो है वो एटलीस्ट ज़रूर ले लें, ठीक है। ताकि जब तक आप डेंटिस्ट के पास नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे पहुंचते हैं तो तब तक आपकी कोई मिस यूज़ ना हो मेडिसिन। सही। डॉक्टर साहब, शुरू कहाँ से होती हैं चीज़ें? दांत के दर्द तो मेरे ख्याल से एंड स्टेज है ना, कि जब आपको दर्द शुरू हो गया, आपको अंदर पता नहीं क्या हो चुका है दांत के अंदर। शुरू कहाँ से होती हैं, कहाँ से हमारी एंड पे कहाँ से गड़बड़ शुरू होती है? ये है मेन है ओरल हाइजीन की। ब्रशिंग लोग जो है बहुत कम करते हैं। अच्छा। नाइट टाइम ब्रशिंग जो है रिकमेंडेड है कि सुबह नाश्ते के बाद टूथब्रश किया जाए और रात को सोने से पहले। हम लोग पहले करते हैं नाश्ते से। नाश्ते से पहले करते हैं और रात से सोने से पहले वाला अक्सर स्किप वो तो बहुत कम लोग करते हैं। तो उसकी वजह से जो मुंह में फूड पार्टिकल्स हैं वो पूरा दिन ट्रैप रहते हैं और वो उनके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया जो है ना उन फूड पार्टिकल्स को यूज करके दांतों पे और गम्स में डिजीज कॉज करते हैं। अच्छा, तो अगर आपकी क्लीनिंग अच्छी है तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, ये पहला स्टेप है। यहाँ से आगे गुफ्तगू बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद है जी, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे जो पीछे के दांत हैं इनमें 4 दांत हैं जो कि ऊपर से खत्म हो चुके हैं। अच्छा, तो क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट है जी? अच्छा, खत्म से मुराद आपकी क्या है? कि मतलब ये है कि वो बिल्कुल गम्स मौजूद हैं, दांत नहीं अच्छा, निकाले नहीं गए, लेकिन वो उसकी रूट्स अंदर मौजूद हैं। ठीक। और प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से दांत खराब हुए हैं? वो जो जिस तरह वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कैविटी है और वो उसके साथ ठीक, बाद में वो कैविटी बढ़ गई और अच्छा, उसके साथ ये ठीक, यानी वही विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें खराब होती रही। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे हम इनसे कुछ? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस पे बात करें, जरूर सुनिएगा। ये वही जिस तरह मैंने बताया ना, कैविटी छोटी सी होती है, हम मेडिसिन से पेन तो करते रहते हैं लेकिन वो बढ़ती बढ़ती अब इनके दांत टूट चुके हैं, ऊपर से बिल्कुल खत्म हो गया, जो रूट्स हैं वो विद इन दी बोन रह गई। ठीक है। तो इनका जो अभी ट्रीटमेंट है वो ये है कि सबसे पहले रूट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए। ठीक है। फिर 1 to 2 मंथ्स का हीलिंग का टाइम दें ताकि उधर से वो जख्म बिल्कुल हील हो जाए। अच्छा। और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल की टीथ की तरफ आए, ठीक है। जो कि वो जब डेंटिस्ट को विजिट करेंगे वो उनको बेहतर गाइड कर सकता है कि रिमूवेबल वाला डेंचर या फिक्स्ड वाला लग सकता है। ठीक है। और फिर फिक्स्ड में भी फर्दर ऑप्शंस होती हैं, डेंटल इम्प्लांट की, डेंटल ब्रिजेस की। ठीक है। तो वो फिर अब रिप्लेसमेंट करवाएं, लेकिन उसमें भी ज्यादा टाइम ना लगाएं। ठीक है। क्योंकि जब ये गैप क्रिएट होता है ना उसमें साथ वाले दांत टेढ़े होके अंदर आने लग जाते हैं, प्रेशर डाल के वो उधर आ फिर जाते हैं। नकली दांत लगाना भी मुश्किल हो जाता है। ओह, अच्छा। फिर उसके लिए फिर एडिशनल प्रोसीजर्स करना, क्योंकि वो साथ वाले टेढ़े हो गए ना, हमें साथ वाले दांत बिल्कुल अलाइनमेंट में स्ट्रेट चाहिए। जाहिर बात है। ठीक। तो अभी चलें, इतना निगलेक्ट हो गया, इतनी देर होगी कि दांत टूट गए, लेकिन अब इससे ज्यादा देर ना करें। ठीक है। अपने दांत एक्सट्रैक्ट करवाएं और फौरन आर्टिफिशियल टीथ की तरफ। ये जो हमारे जो पक्के दांत होते हैं ये भी मूव कर सकते हैं, मतलब जब आप ये दांत निकाल लेते हैं? हाँ, एक दांत जब निकल जाता है ना तो साथ वाले दांत और ऊपर वाला, या अगर ऊपर वाला दांत निकला है तो उसके नीचे वाले को गैप मिल जाता है और वो स्लोली स्लोली उस गैप में मूव करने लग जाते हैं। अच्छा। और वो पूरे मूव नहीं करते, टेढ़े हो जाते हैं, उनमें भी इशू आ जाता है। ठीक है। और क्योंकि वो टेढ़े होने से साथ वाले दांतों में स्पेसिंग होती है, खाना फंसने लग जाता है। ठीक है। और जो आर्टिफिशियल टूथ आपने लगाना है वो भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो भी अब दांत टेढ़े हो गए हैं, उनकी अलाइनमेंट खराब हो। सही। तो ये जो अब आर्टिफिशियल जो दांत लगाने हैं वो आप लोगों का डिपार्टमेंट आ जाता है? जी, हमारा डिपार्टमेंट वो बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकता है कर सकते हैं पेशेंट से डिस्कस करके कि उसकी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जो पेशेंट से डिस्कशन में डिसाइड होगा वो ऑप्शन हम पेशेंट के ट्रीट कर दें। सही हो गया। ये आपने कहा कि रूट्स उसकी जो है, तो ये रूट्स वही जो प्रोसेस हम कहते हैं रूट कैनाल, ये वही चीज होती है? ये दांतों के अंदर से हमें जो नजर आ रहे हैं दांत, ये तो उनके ऊपर से बॉडी है। इनकी नीचे ना रूट्स की तरह, रूट्स आम जबान में कहते हैं जिस तरह दरख्त की रूट्स होती है, बिल्कुल ऐसे एल्बो फिंगर्स की तरह ना शार्प
इनकी एंड्स होते हैं जो विद इन दी बोन एम्बेडेड होते हैं, अच्छा। जिससे सपोर्ट ली होती है ऊपर वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है। तो जब ऊपर से दांत टूट जाता है तो वो नीचे छोटी छोटी रूट्स रह जाती हैं जिन्हें हमें निकालना पड़ता है। ठीक, डॉक्टर साहब इनसे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लुबना शहद इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, पूछिएगा क्या पूछना चाहेंगी? जी डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे सेकंड लास्ट दांत में मैंने 3 साल पहले फिलिंग करवाई थी। फिलिंग अब निकल चुकी हुई है और मेरे मतलब खाने में मुश्किल हो रही है, और मेरे जो एजेस हैं दांतों के, जो लास्ट दाढ़ें हैं वो शार्प बहुत हो गई हैं और वो लगती हैं, मेरी जुबान पे लगती हैं। तो इसके लिए मुझे क्या आप रिकमेंड करेंगे? सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात कर रहे हैं, ज़रूर सुनिएगा क्या कहना चाहेंगे। जी, इनकी एक तो जो फिलिंग निकल गई है वो तो फिलिंग दोबारा करवा लें और देख लें कि अगर उस दांत का रूट केनाल ट्रीटमेंट होया था तो फिर सिर्फ फिलिंग दोबारा नहीं होगी, इस दांत के ऊपर क्राउनिंग भी करवानी पड़ेगी। जो कैप चढ़वाते हैं प्रोटेक्शन के लिए ताकि दोबारा फिलिंग भी ना निकले और दांत फ्रैक्चर होने का रिस्क भी ना हो, वो भी प्रोटेक्शन हो जाती है। यानी ये जो दांत है ये फ्रैक्चर भी हो सकता है? अगर रूट केनाल ट्रीटेड दांत हो तो वो अगर आप क्राउनिंग ना करवाएं तो फ्रैक्चर हो सकता है। तो वो क्राउनिंग करवाना बहुत जरूरी। जैसे ही रूट केनाल कंप्लीट होती है विद इन 1 to 2 वीक्स थोड़ा सा देख के कि रूट केनाल में कोई पेन डिस्कम्फर्ट नहीं है अब तो क्राउनिंग करवा लेनी चाहिए। और जो बाकी वो कह रही हैं दांत इनके शार्प एजेस हैं वो विद टाइम यूजेज के साथ भी कुछ हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों को जरा गुस्से में टेंशन में दांत रगड़ने के दबाने उससे भी ना दांतों के एजेस शार्प हो जाते हैं और वो जबान को भी और गाल को भी तंग करते हैं। उसका ये है कि डेंटिस्ट के पास चले जाएं, वो हल्के से ग्राइंड करके दांतों को राउंड ऑफ कर देगा, शार्प एजेस फील नहीं होंगे। थोड़ा सा मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर हसाम अंजुम की। डॉक्टर साहब जो हैं प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और शिफा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजीद डॉक्टर साहब से बात चलेगी, लाइव हैं हम लोग आपकी खिदमत में। अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें, अपना सवाल पूछें। छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में डॉक्टर हसान अंजुम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं, शिफा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है ओरल हाइजीन के सिलसिले में। कितनी अहमियत की हामिल है ओरल हाइजीन, और अगर ओरल हाइजीन, दांतों की सफाई, मसूड़ों की सफाई, मुंह के अंदर के एरिया की सफाई अगर ना की जाए तो उससे क्या होता है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करें। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 0512321200 और 0512321203 दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी ओरल हाइजीन के सिलसिले में आपका सवाल है तो कॉल करें और सवाल पूछें। डॉक्टर साहब आपने कहा पहला स्टेप तो ये है कि जी ओरल हाइजीन, ब्रश ही हम। अच्छा, फिर ब्रशिंग में डॉक्टर साहब स्टिल अभी तक हम लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि जी हार्ड ब्रश यूज़ करें, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। पहले तो ये बता दीजिए, फिर आगे चीज़। इसका ये है कि ब्रश जो है वो सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए। अच्छा। कुछ लोगों को इसलिए आदत होती है कि ज़ोर से रगड़ के दांत अच्छे क्लीन होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। दांत के ऊपर जो सरफेस पे जो वो स्टेन्स और चीज़ें होती हैं, अगर आप रेगुलर ब्रशिंग करें तो वो सॉफ्ट ब्रश से क्लीन होती रहती है। अच्छा। अगर आप कुछ अरसा ना करें फिर वो थोड़ी हार्ड होती हैं तो आपको फील लगता है कि जी मैं हार्ड ब्रश यूज़ करूँ। ठीक है। लेकिन रूटीन यूज़ में सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए। और टूथपेस्ट का कोई नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड की या किसी एक टाइप की ही यूज़ करनी। ठीक है। आप सारी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई डॉक्टर आपको, डेंटिस्ट रेकमेंड करता है कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट आपकी स्पेसिफिक दांतों की प्रॉब्लम की वजह से, फिर तो आप वही यूज़, वो एक अलग बहस है। ठीक है। अदरवाइज आप कोई सी भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। टूथपेस्ट का इतना रोल नहीं है जितना ब्रशिंग खुद करने का है। ठीक है। कि ब्रश की वजह से जो मैकेनिकल क्लीनिंग, मतलब जो खाने के ज़रात निकलने हैं वो ब्रश से निकलने हैं, वो टूथपेस्ट से नहीं निकलने। टूथपेस्ट में तो और केमिकल्स हैं जो गम्स की रेडनेस को, स्वेलिंग को कम करते हैं। और दांतों की जो सरफेस लेयर है, जिन टूथपेस्ट में फ्लोराइड होती है, ठीक है, वो दांतों की सरफेस लेयर पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से दांत को कैविटी लगने में वो रेजिस्टेंस बचा रहता है उससे। ठीक है, सही। तो वो एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन अदरवाइज जो मेन ब्रश है वो है जो टीथ को क्लीन करता है। डॉक्टर साहब, ब्रश करते हुए हमें बहुत जल्दी होती है। ये मेरे ख्याल से उन 2-3 कामों में से एक काम है जिनमें हम लोग
पूरी कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट किसी तरह हम लोग मार लें, तो कितना टाइम लगाना है हमने दांतों की सफाई में? जो रिकमेंडेड है दैट इज 2 to 3 मिनट्स। 2 से 3 मिनट आपने दांतों को ब्रश करना है और आपने सोच के अपने दांतों की हर सरफेस पे, फ्रंट टीथ के बाहर वाली साइड, ऊपर वाली, अंदर वाली, फिर लोअर निचले दांतों की अंदर वाली, बाहर वाली, सारी सरफेस को देख, सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसा करके नहीं, और 2 to 3 मिनट्स देना। इसका मतलब ये है कि आपने पूरी सारी सर्विसेज 2 से 3 मरतबा सारी करेंगे तो ओवरऑल टाइम आपका 2 to 3 मिनट्स पे चला जाएगा। ठीक है। जो ये 10 सेकंड जनरली हमारा जो एवरेज टाइम है वो 20-25 सेकंड है, बस ऐसे से एक दफा किया, वो भी बाहर वाली अंदर वाली साइड पे कम लोग ही करते हैं, वो गलत है। प्रॉपर टेक्निक 2 दफा करने के साथ साथ टेक्निक भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है। अगर कुछ लोग 2 दफा करते हैं लेकिन टेक्निक ठीक नहीं होती तो उसमें भी फिर कैविटीज और गम डिजीज का मसला आता है। सही। 2 से 3 मिनट, ये जो आपने कहा कि ये सोच के कि दांत की हर सरफेस को करना है, ये हम लोग नहीं करते। मेनली जो है वो बड़ी तेज़ी में और बड़े ज़ोर से हम मार लेते हैं ब्रश कि भाई हो जाएगा सब कुछ साफ। तो बेसिकली हमने इमेजिन करना है कि अच्छा दांत की पीछे, इसी दांत की पिछली सरफेस, फ्रंट सरफेस, पीछे वाले दांतों की खाने वाली जो ऊपर वाली सर्फेस होती हैं, अंदर वाली सर्फेस, इसी तरह फ्रंट की आगे वाली सर्फेस, अंदर वाली सर्फेस। अच्छा। ये आपने पूरा, और ख़ास तौर पे लोगों के जो पीछे विजडम टीथ होते हैं चूँकि लास्ट में होते हैं, वो बिल्कुल ही निगलेक्ट रह जाता है, तो उनको स्पेसिफिकली सोच के कि यार मैंने जो पीछे अक्ल दाढ़ है उस पर ब्रश करना है, अंदर बाहर वो आपने ब्रश करना है। उससे यह है कि आपको विजडम टूथ की लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ तो खैर विजडम टूथ सही तरीके से निकलता नहीं उस वजह से, और कुछ को इस वजह से इशू है कि वो चूंकि ब्रश वहाँ करना थोड़ा मुश्किल होता है तो वो अवॉइड करते हैं। ठीक है। और उस जगह पे फिर कैविटीज बनती हैं और फिर उन्हें एंड में विजडम टूथ निकलवाना पड़ता है। सफाई बेसिकली नहीं हो रही अच्छी से, नहीं हो रही। थोड़ा सा बड़े डिफरेंट शेप्स वाले ब्रशेज आए हुए हैं, कोई कर्व होता है तो किसी की डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, तो क्या ये शेप मैटर करती है? शेप मैटर नहीं करती, मुख्तलिफ डिज़ाइन है, मुख्तलिफ कंपनीज ने, कुछ ने रिसर्च की है, कुछ ने वैसे ही डिफरेंट डिज़ाइन जस्ट फॉर अट्रैक्शन किए हुए हैं। उससे ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश इस्तेमाल किया जाए या मैनुअल टूथब्रश इस्तेमाल। अच्छा। उनके यूजेज में डिफरेंस ज़्यादा है, शेप से मैटर नहीं करता। तो आइडियली तो जो लोग, जिस तरह हम लोग यंग लोग हैं जिनकी मैनुअल डेक्सटेरिटी मतलब हाथ का इस्तेमाल सारा कुछ ठीक है, उनको मैनुअल टूथब्रश यूज करें, क्योंकि मैनुअल टूथब्रश से आप सारी सरफेस बेहतर तरीके से साफ करते हैं और ब्रश के ऊपर दबाव पे, उसकी स्पीड पे, हर चीज पे आपका कंट्रोल है। ठीक है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है ना वो एक तो क्लीनिंग अच्छी नहीं करता, ठीक है। दूसरा उसमें आप सारी सरफेस को तरीके से उससे क्लीनिंग करना मुश्किल है। ठीक है। ये जनरली बना हुआ है ओल्ड एज लोगों के या पैरालाइज लोगों के लिए, जिनके लिए मैनुअल टूथब्रशिंग मुश्किल है, तो चलो उन्हें असिस्टेड टूथब्रशिंग कि मतलब मशीन से वो चल रहा है तो सिर्फ एक दफा करना है। ठीक। यंग लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नॉर्मल ब्रश यूज करें। बिल्कुल ठीक, सही। फ्लॉस का इस्तेमाल कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है। अगर फ्लॉस का जो मेन जरूरत है कि अगर आपके दांतों के बीच में खाना फंसता है, अगर आपको फील होता है कि कुछ दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, तो फिर आप फ्लॉसिंग से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। उसमें भी ये है कि बेहतर है पहले डेंटिस्ट को दिखा लें ताकि वो आपको आइडिया हो जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कई दफा कैविटी होती है जिसकी वजह से खाना फंस रहा है। अच्छा। वो फिल करें तो वो प्रॉब्लम सॉल्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ओल्ड एज में ये होता है, खासतौर पे आफ्टर 50s कि नेचुरली एजिंग प्रोसेस है कि गम्स जो है ना वो अपनी जगह छोड़ते जाते हैं, पीछे होते जाते हैं, तो दांतों के बीच में गैप बनता आना शुरू हो जाएगा जिसमें खाना फंसता है, और उसका फिलिंग वगैरह कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट होता है बस क्लीनिंग अच्छी रखनी। ठीक है। उस केस में फ्लॉस यूज रेगुलरली करनी चाहिए, और फ्लॉस यूजेज का भी तरीका ये है कि आपने पहले फ्लॉस करनी है, बाद में दांत ब्रश करने। अच्छा। अगर आप पहले दांत ब्रश करेंगे तो जो टीथ के अंदर वाली सरफेसेस हैं उनमें तो फूड पार्टिकल फंसे हुए हैं ना, तो वो सरफेस क्लीन ही नहीं होंगे। तो अच्छा, पहले फ्लॉस करेंगे, वो सरफेस ओपन हो जाएंगे, फिर आप ब्रशिंग करेंगे तो वो अच्छी, इसका फायदा भी है। और सिर्फ जिन दांतों में खाना फंस रहा है, रैंडमली सारे दांतों में आपने फ्लॉस नहीं करनी। ठीक है। क्योंकि वो बार बार फ्लॉसिंग से ना गम भी डैमेज होने का रिस्क। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, खाना फंसना दांतों में तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ हमारे यहाँ समझी जाती है, और उसके लिए हम टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग वैसे उसको निकालने की कोशिश करते हैं उंगली से या हाथ से, जो भी। तो इसको तो हम लोगों ने कभी भी बीमारी या प्रॉब्लम नहीं समझा। जी, ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपको, अगर आपको पहले नहीं थी और एकदम से स्टार्ट हो गया खाना, फिर तो आपने लाजमी दिखाना। ठीक है।
कुछ लोगों में नेचुरली पैदाइशी दांतों में स्पेसेस होती है, उनमें खाना फंसता है, लेकिन इन एनी केस जब भी आपको ये मसला फील हो खाना फंसने का, तो डेंटिस्ट को एक दफा जरूर दिखाएं और फ्लॉसिंग भी करें, लेकिन टूथपिक कभी नहीं यूज करनी। अच्छा। टूथपिक जो है वो गम को डैमेज करती है और उधर से गम डिस्ट्रॉय होगा तो फर्दर गैप क्रिएट होगा और खाना फंसेगा। डॉक्टर साहब, और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे जी। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस तनवीर बात कर रही हूँ जी। फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, बच्चों को ब्रेसेस किस एज में लगवाएं? ठीक है, ब्रेसेस की कोई खास एज है या किसी भी एज में लगवा सकते हैं? ठीक, सही। आपका कोई बच्चा है तो उसकी एज वगैरह बता दें ताकि स्पेसिफिकली डॉक्टर साहब जी। अब बेटी तो अभी मेरे तो बच्चे बड़े हैं, लेकिन मैंने बेटी को लगवाए थे ना, वो मैट्रिक में लगवाए थे। ठीक है, ठीक है। तो वैसे सही एज कौन सी है बच्चों की? ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा जी। डॉक्टर साहब एज तो अब तो लोग मतलब यंग एज से लेके 40 इयर्स की एज में भी लगवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो रिकमेंडेड एज है जिन लोगों के दांत हैं, दैट इज 13 to 14 इयर्स ऑफ एज। अच्छा, ठीक है। ये मैंने रेंज इसलिए बताई है 13 से 15 के बीच में, कह लें कि जब आपके सारे परमानेंट दांत निकल आते हैं ना, तब ब्रेसेस लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है। जब थोड़े से मिल्क टीथ पड़े हो ना, तब ब्रेसेस जनरली हम नहीं लगाते। ठीक है। तो बेहतर है, अगर आपको लगता है कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, देखने में लग रहा है बच्चे के, तो उसको 12-13 साल की एज में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास ले जाएं। वो देख लेंगे कि अब दांतों की क्या स्टेजेस हैं, परमानेंट दांत कितने आ गए हैं, दूध वाले कितने रह गए हैं जिन्होंने गिरना, उस हिसाब से आपको एग्जैक्ट बता देगा कि इस एज से हम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन जितना यंग हो बच्चा उतना बेहतर है, क्योंकि बोन सॉफ्ट होती है, दांत मूव भी तेजी से करते हैं और इजीली हो जाता है काम। जितनी एज बढ़ती जाए फिर उतना जरा ट्रीटमेंट पक्के हो जाते हैं। मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? नदीम बात कर रहा हूँ कराची से जी। फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। मुझे ये एक दांतों की जो सफाई होती है इसके बारे में पूछना था, क्या ये रिकमेंडेड है कि नहीं है? दूसरा एक और प्रोसेस होता है, वेनियर कहलाता है गालिबन। ठीक है, उसके बारे में पूछना मुझे। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। जो इन्होंने सफाई का कहा, जो मशीन से जैसे स्केलिंग जी, स्केलिंग में गालिबन बिल्कुल आइडियली तो आपकी ब्रशिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको स्केलिंग की जरूरत ना ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ भी रही है तो ये ज़रूरत स्केलिंग होनी चाहिए। मतलब इसको रूटीन बना के कि चलो जी मुंह की सफाई करवाएं डेंटिस्ट से, बड़ा अरसा हो गया, वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्केलिंग मशीन से होती है और ये आपके दांत की सरफेस लेयर को भी साथ रिमूव करती है, थिन सी। तो बार बार करवाएंगे तो फिर दांत की जो सरफेस प्रोटेक्शन वाली लेयर वो उतर जाएगी, फिर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा और वो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इससे बेहतर है कि ज़रूरत हो, इसीलिए है कि 6 मंथ्स पे आप फॉलोअप रखें। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि ज़रूरत है तो उसी टाइम माइल्ड सी स्केलिंग कर दे। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि गम से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से स्मेल आती है या येलो डिस्कलरेशन हो रही है, फिर आप डेंटिस्ट के पास चले जाएं। इसका मतलब है कि आपको ज़रूरत है। ठीक, डॉक्टर दूसरा पार्ट का जवाब लेंगे, हम छोटा सा वक्फा ले लें प्रोग्राम में, उसको गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुने डॉक्टर हसाम अंजुम की। डॉक्टर साहब प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी हमारी दांतों की सफाई के सिलसिले में। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे और आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हसाम अंजुम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी जनरली ओरल हाइजीन के बारे में। डॉक्टर साहब ने तफसीली हर ज़ाविये पे डॉक्टर साहब ने रोशनी डाली और इसी गुफ्तगू हम आगे बढ़ा रहे थे। डॉक्टर साहब जो हमारे पास कॉलर आए थे उन्होंने सवाल पूछा था, उसका सेकंड पार्ट जो है उस पर अगर आप कमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने विनियर्स का पूछा था। विनियर्स भी यही हमारी फील्ड से ही इसका है, क्योंकि ये भी एक रिप्लेसमेंट के उसी में ही आता है। अच्छा। तो विनियर्स जो एक्चुअली होते हैं ना, वो होते हैं बिल्कुल थिन सिरेमिक या पोर्सलिन की टीथ की सरफेसेस होती हैं। अच्छा। हम जो आपके दांत होते हैं नेचुरल टीथ, उनके ऊपर से थोड़ा सा 0.5 मिलीमीटर सिर्फ दांत को ग्राइंड करते हैं और 0.5 मिलीमीटर थिकनेस की ही लैब से पोर्सलिन का बनता है, जो कि दांत के ऊपर ऐसे फ्रंट साइड पे स्टिक कर जाता है। ठीक है। इसका मेन जो पर्पस होता है दैट इज एस्थेटिक।
कि आपके दांत डिस्कलर्ड हैं, स्टेनिंग है, ठीक है, हल्के फुल्के कोने टूटे हुए हैं, तो आप ये वेनियर करवा लें। उससे आपकी एक हॉलीवुड स्माइल इसके लिए, जो अगर सारे दांतों का कराए ना, इसके लिए वर्ड यूज होता है हॉलीवुड स्माइल। बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में दांत होते हैं, लाइन में प्रॉपर शेप एंड कलर भी आप चमक जो रहे होते जितना हैं। चमक रहे होते हैं। अच्छा, वो डेंटल वेनियर जो है ना, ये एक एस्थेटिक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है डेंटिस्ट्री में। अच्छा, ये भी आप लोग करते हैं? ये हमारी फील्ड में है। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन ये कि मेन पर्पस इसका यही होता है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। तो जिनको कंसर्न होता है वो करवाते कर सकते हैं। टीवी एक्ट्रेसेस, एक्टर्स वगैरह तो बहुत कॉमनली करवाते हैं। और नॉर्मल फील्ड में भी लोग जिनको जरा अच्छे जिनके टीथ थोड़े बहुत हों, डिस्कलर्ड हों, तो वो कहते हैं कि चलो अच्छा स्माइल बंदा कॉन्फिडेंटली कर सकता है। तो वो नुकसान इसका इस तरह नहीं है, बस ये है कि एक चूंकि ये आपने एक एडिशनल प्रोसीजर करवाया ना, और सिर्फ नेचुरल दांत ही हैं अल्लाह ताला ने कि जो पैदाइश से मतलब जब परमानेंट आते हैं 10-11 साल से, तो 80 साल तक भी चल सकते हैं अगर मेंटेन रखें। तो ये आर्टिफिशियल टीथ की तरह ही है, इनकी एक लाइफ है। वेनियर्स की 8 से 10 साल है, उसके बाद ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर आपको रिप्लेस करवानी पड़ती है, मेंटेनेंस वगैरह, तो वो उसकी चलता रहता है। वो इसका मेन जो चीज़ है वो ये है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आते हैं आपकी जो फील्ड है, स्पेशलिटी है उसकी तरफ, जिसमें आपने कहा कि जो आर्टिफिशियल दांत हैं, मसूड़े हैं या बोन है, इन चीज़ों पे, तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा कब ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की? जब आपकी मेन तो सबसे कॉमन रीज़न तो वही है कि दांत निकलवाने पड़ जाते हैं, या तो वो दर्द की वजह से टूट जाते हैं या वो हिलने लग जाते हैं, तो हमें निकलवाने। अच्छा। तो अब उनकी रिप्लेसमेंट की बात आती है, तो उनकी रिप्लेसमेंट की 2 बड़ी ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक होता है जो उतारने चढ़ाने वाला डेंचर होता है, ठीक है, जो पेशेंट खुद उतार लेता है, खुद लगा लेता है, ठीक है। और एक होता है फिक्स दांत, उन्हें आम जबान में कहते हैं, जो थोड़ी सी इंग्लिश में उसे डेंटल ब्रिज कहते हैं। ठीक है, कि वो होता ये है कि जो दांत आपका निकला हुआ है उसके आगे और पीछे वाले दांतों से सपोर्ट लेके हम फिक्स दांत लगा देते हैं। वो एक दफा जब लेबोरेटरी से बन के आता है, डेंटिस्ट उसको फिक्स कर देता है, वो फिर उतरता नहीं है, ना पेशेंट खुद उतार सकता है, वो उसकी फीलिंग ऐसे ही आती है जैसे नेचुरल नॉर्मल दांत। अच्छा, जबरदस्त। तो ये 2 मेन ऑप्शन है। फिर फिक्स में एक और ऑप्शन है जो अब तो काफी खैर ओल्ड हो गया, लेकिन पाकिस्तान में जरा अभी ट्रेंड इमर्ज कर रहा है, दैट इज डेंटल इम्प्लांट्स। ठीक है। इम्प्लांट्स जो है ये एक स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम दांत हड्डी के अंदर डालते हैं। मसूड़ा जो दांत निकला हुआ है उसके मसूड़े को कट लगा के हड्डी के अंदर सुराख करके उसके अंदर डालते हैं। ठीक है। 3 से 4 महीने उसे हड्डी के साथ हील होने में लगते हैं। उसके बाद उसको यूज करके हम एक आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं। तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है इस वक्त डेंटिस्ट्री में। ये नहीं है कि बाकी ट्रीटमेंट बुरे हैं, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है, बाकी भी अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि आपके दांत कौन सा निकला है, बोन कैसी है, पीछे जो बच गए हैं दांत वो कितने हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से आपको फिर डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आपने कौन से दांत आपके लिए बेहतर हैं। अच्छा। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, हमने फिक्स ही लगवाने, उतारने चढ़ाने वाले नहीं लगवाने, ठीक है, तो उस चक्कर में वो ये करते हैं कि फिक्स ना भी लगते हो ना, तो डॉक्टर को फोर्स करके लगवा लेते हैं। अच्छा। तो वो लॉन्ग टर्म में उन पेशेंट्स के लिए बेहतर नहीं होता। अच्छा। क्योंकि दांत बहुत ज़्यादा निकले होते हैं, रिमेनिंग दांत कम होते हैं। ठीक है। अब फिक्स जो है दांत हैं, वो रिमेनिंग जो बच गए हैं दांत, उनसे सपोर्ट लेते हैं। तो अगर आपके 4 दांत निकले हैं और आपने 2 दांतों से सपोर्ट ली है, तो उन 2 दांतों को अपने साथ 4 एडिशनल दांतों की सपोर्ट वजन बर्दाश्त करना, तो वो फिर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको कि जी उतारने चढ़ाने वाले आपके लिए बेहतर हैं, ठीक है, तो आप फिर वो ही लगवाएं, ताकि आपके जो कुछ दांत बच गए हैं ये ना हो वो भी निकलवाने पड़ जाए। तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिन लोगों के सारे दांत निकल जाते हैं उनके भी फुल डेंचर बनते हैं, जो बतीसी कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही, पूरे 32 दांतों की बतीसी बनती है। लेकिन वो इतनी पहनना आसान काम नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट होना, और प्लस वो ओल्ड एज वाले लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। अब किसी के यंग में इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाए तो बेहतर है कि आप उसको डेवलप होने ही ना दें। आप अपने जो थोड़े से दांत बचे उनको जितना लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं सेव करके। ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी जो फील्ड है प्रोस्टोडोंटिस्ट्री, इसमें अभी जो ट्रीटमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, जो इंटरनेशनली हो रहे हैं, वो आप लोग शिफा में कर रहे हैं सारा कुछ? सारे ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल में हो रहे हैं और कुछ जो हैं वो डेंटल कॉलेज जो है उनका उसमें हो रहे हैं। क्योंकि वो कॉलेज है तो वो ज़रा उसमें टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सामान, ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं और ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स, रिसर्च बेस्ड चीज़ें होंगी। ठीक, अच्छा।
सही है। स्पेशलिटी बेस्ड प्रॉपर चीज़ें हो रही हैं, सारी स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं। ठीक है। आपकी जो जो प्रॉब्लम है वो उस डिपार्टमेंट में उस स्पेशलिटी में ट्रीट होती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब को मैसेज देना चाहें लोगों को कि टाइम हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बस मेन मैसेज ये है कि अपने दांतों को निगलेक्ट ना करें, उनको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी आप अपने बॉडी के बाकी हिस्सों को देते हैं। जिन लोगों को बीपी है वो इतना कंट्रोल करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, परहेज़ें करते हैं, लेकिन दांतों की प्रॉब्लम के बाद वो बस दवाई खा के या ऐसी निगलेक्टर खा देते हैं, बस ठीक है यार अभी दर्द हुई थी दवाई खा लिया मसला। ठीक है। ये काम ना करें, इसको इम्पोर्टेंस दें। ये ऑर्गन है, अभी आपको फील नहीं होगा, एक दो दांत निकल गए फिर भी फील नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जब आप थोड़े से 50-60 ईयर्स की एज में जाएंगे ना, फिर आपको खाने पीने में मसला होगा, क्योंकि उस टाइम और दांत निकल जाएंगे, तो फिर आपके रिमेनिंग दांत नहीं होंगे, फिर नकली दांत लगवाओ, उसकी अपॉइंटमेंट्स, उसकी कॉस्ट बेयर करना। तो बेहतर है कि अपने दांतों की केयर करें। दांत जितने अच्छे होंगे उतना आप अच्छा खा पी सकेंगे, उतना वैरायटी ऑफ खाना भी खा सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब दांत नहीं है तो फिर आपको सॉफ्ट डाइट लेनी पड़ेगी। अगर आपको बड़ा शौक है जी मैं गोश्त खाऊं ये खाऊं, तो वो सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि आपके दांत ही नहीं बचे, आप चूइंग कैसे करेंगे? तो वो फिर बड़ा इशू आता है। इसलिए अपने दांतों को मेंटेन रखें। ठीक। और उनकी उतनी ही केयर करें जितनी अपनी बाकी बॉडी पार्ट्स की केयर करते हैं, ऑर्गन्स की केयर। डॉक्टर साहब मल्टीविटामिन वगैरह ये कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जो दांतों की सेहत को अच्छा रख सकें? दांत आपके जो है ना वो एक दफ़ा जब बन जाते हैं ना, तो वो हम दोबारा उसमें कोई ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं होगा, वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए मल्टीविटामिन्स वैसे आप अपनी हेल्थ के लिए लेते रहें, लेकिन जो सिर्फ एक चीज़ जो मेन दांतों को रखती है वो है फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट, जिनमें फ्लोराइड है। ठीक है। क्योंकि फ्लोराइड जो है ना वो दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखती है और उसमें कैविटी होने से प्रिवेंट है। तो वो आप यूज़ करते रहें ओरल हाइजीन के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बहुत ज़्यादा सवालात आपसे पूछे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, लोगों तक हम सब तक पहुँचने की ज़रूरत है इन बातों को, ताकि हम लोग अपने ओरल हाइजीन का खास ख्याल रख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। ये नाज़रीन आप लोगों को गुफ्तगू सुनी डॉक्टर हसाम अंजुम की। डॉक्टर साहब प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब तफसीली हमारी बात हुई ओरल हाइजीन की सिलसिले में। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर हसाम अंजुम को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।